हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए पॉलीमर यूनिट से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और इनिशियल पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर यूनिट्स के, जिससे कि आपको पॉलीमर यूनिट को समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, ये मैं सबसे इनिशियल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। पॉलीमर्स में मोनोमर्स किसे कहते हैं, पॉलीमर्स किसे कहते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या प्रोसेस होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर भी मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पॉलीमर्स को बना करके दिखाऊंगा। तो मैं इससे पहला वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स विद मोनोमर्स दिए थे, उनका यूज मैं आज आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं कि आप उन मोनोमर्स को यूज करके किस तरीके से उन्हीं मोनोमर्स का क्या बना सकते हैं, पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट फर्स्ट पॉलीमर यूनिट से, जिसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, जिसमें हम सबसे पहले मोनोमर के बारे में जानेंगे, फिर पॉलीमर के बारे में जानेंगे और फिर पॉलीमराइजेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मोनोमर हम किसे कहते हैं? मोनोमर हम रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं रिपीटिंग एक्टिव स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर। किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए आपको कोई एक मोनोमर चाहिएगा या एक ऐसी रिपीटिंग यूनिट चाहिएगी जो एक्टिव हो, जो मिल करके उस पॉलीमर को बनाए। उसी को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग एक्टिव स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। और ये जब रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स मिल जाती हैं तो मिल करके ये क्या बना लेती हैं? पॉलीमर बना देती हैं। क्या बना लेती हैं? पॉलीमर बना लेती हैं। तो पॉलीमर क्या हो गया हमारे पास? पॉलीमर हमारे पास वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हो गया। पॉलीमर क्या हो गया? वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग रिपीटिंग मोनोमर्स। मतलब पॉलीमर वो लार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसके अंदर मोनोमर्स रिपीट होते रहते हैं, या रिपीट होकर के क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम मोनोमर्स को ऐड करके क्या बना देते हैं? पॉलीमर बना देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये जो पॉलीमराइजेशन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो पॉलीमराइजेशन हमारे पास दो ही तरह का है इस यूनिट में, जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पॉलीमराइजेशन की, तो पॉलीमराइजेशन दो ही तरह का पढ़ना है आपने। एक आप पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं? ऐड ही होती चली जाती हैं। वो किस तरीके से ऐड होती चली जाती है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक दो एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है। और दूसरा है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। राइट स्टूडेंट्स, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर से पहले मैं आपको पॉलीमर बना करके दिखा देता हूं। उसमें मैं आपको ये क्लियर भी कर देता हूं कि मोनोमर किसे कहेंगे, पॉलीमर किसे कहेंगे, और उस प्रोसेस को कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। इन दोनों में से एडिशन बोलेंगे या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स ऐड होते हैं,
कुछ भी निकलता नहीं है। बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर मोनोमर्स ऐड होने के साथ साथ ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, अल्कोहल, HCl एक्सेट्रा। अगर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो उसमें जब दो मोनोमर्स या दो से ज्यादा मोनोमर्स ऐड होते हैं तो उनके ऐड होने से या तो डिहाइड्रेशन होगा या डीएल्कलाइजेशन हो सकता है या एसिड भी रिमूव हो सकता है। मतलब जब वो दो मोनोमर ऐड होंगे तो वहां से कुछ निकलेगा। अगर कुछ निकल रहा है, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं वहां से, तो उस पॉलीमराइजेशन को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ मोनोमर्स ऐड ही हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूं आपको। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन का। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां बात कर रहा हूं एडिशन पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपके लिए सबसे पहला और सबसे इजी एग्जांपल ले लेता हूं। कौन सा? पॉलीथीन। और आपको अच्छे से पता है पॉलीथीन में से पॉली वर्ड को अगर आप हटा दोगे तो आपके पास इथीन क्या बच जाएगा? इथीन बचेगा, जो कि मोनोमर होगा। क्या होगा? मोनोमर। किसका? पॉलीथीन का। और इस मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इस इथीन मोनोमर का स्ट्रक्चर होगा। सपोज हमारे पास n नंबर्स ऑफ इथीन है। क्या है? n नंबर्स ऑफ इथीन है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हमारे पास n नंबर्स ऑफ इथेन होंगे तो ये n नंबर ऑफ इथेन आपस में एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। मतलब यहां क्या होगा? यहां पर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा पॉलीमराइजेशन? इनमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगा। मैं एडिशन का ये एग्जांपल बता रहा हूं क्योंकि यहां से जब ये n नंबर ऑफ इथीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो जब आपस में ऐड होंगे तो यहां से कुछ नहीं निकलेगा, एक स्ट्रेट चेन बनेगी इथीन्स की। CH2 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 होल n। मतलब ये थे n नंबर ऑफ इथीन, ये हैं आपके मोनोमर्स, और ये आपके पास बन जाएगा पॉलीथीन, जो आपका क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। ये है मोनोमर और ये है आपके पास पॉलीमर। सिर्फ और सिर्फ इन सब से मिलकर के ये एक स्ट्रेट चेन बनेगी। मतलब ये जितने भी नंबर होंगे, जितने भी इथीन होंगे, वो सारे इथीन ऐसे स्ट्रेट चेन में कनेक्ट हो जाएंगे। और आप उन सभी को पूरी स्ट्रेट चेन ना दिखा करके आप शॉर्ट में दिखा सकते हैं। इस तरीके से n लगा दिया, इसका मतलब है ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट चेन में ऐड हो जाएंगे। अब ये स्ट्रेट चेन में कैसे गए उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये यूनिट क्या है हमारे पास, एक यूनिट ले लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये यूनिट जब पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो इस यूनिट का एक बॉन्ड ब्रेक होता है। इस एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। मतलब ये यूनिट कुछ ऐसी दिखाई देती है। CH2 सिंगल बॉन्ड, देखिए जब एक बॉन्ड टूट गया तो यहां सिंगल बॉन्ड बचा और यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब ये वाली यूनिट जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये वाली यूनिट जिनमें डबल बॉन्ड दिख रहा है ये सब ऐसी बन जाती है। और जब ये सब ऐसी बन जाती हैं तो क्या होता है, ये सब के सब ऐसी इस तरीके से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर दूसरी यूनिट अगली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से ये होती हैं। और आपस में क्या काम करती हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इस यूनिट का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन अगली वाली यूनिट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे अगली वाली के साथ बॉन्ड बना लेगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स को तो अभी यहां दिखाना चेन में पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं 50 मॉलिक्यूल ले रहा हूं तो 50 की तो चेन बनानी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां n की जगह क्या लिख दूंगा, 50 लिख दूंगा। सपोज मेरे पास यहां पर क्या थे, 10 इथीन के मॉलिक्यूल्स थे, तो मैंने इस तरीके से करके यहां पर क्या कर दिया, 5 कर दिया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स तो मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूं और 2 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया,
10 मतलब 10 मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहां पर इस तरीके से n नंबर्स दिखा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से इसका एक ही बॉन्ड टूटा, जो फ्री रेडिकल्स बन गए, और फ्री रेडिकल से एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, कोवालेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, और ये एक स्ट्रेट चेन बन जाती है, मतलब ये एक पॉलीमर बन जाता है। इसमें से कुछ भी निकला नहीं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं दूसरे वाले पॉलीमराइजेशन का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। बहुत इजी यूनिट है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होगा कि हमें यहां पर कौन सा पॉलीमराइजेशन शो करके दिखाना है। राइट, अब देखिए दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैं यहां पर आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप वो वीडियो एक कर भी चुके हैं, बट मैं एक यहां पर डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, और डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, डेक्रोन। डेक्रोन या आप इसे टेरेलीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेरेलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलीमर है बेटा, ये ध्यान से समझ लीजिए इसको। ये मैं जो आपका एग्जांपल ले रहा हूं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल ले रहा हूं, जिसको मैं आपको यहां पर समझाऊंगा अभी। उससे पहले आपको पता होना चाहिए डेक्रोन और टेरेलीन, ये जो आपका पॉलीमर है, इस पॉलीमर के मोनोमर आपको पता होने चाहिए। तो इसके दो मोनोमर्स होते हैं, एक मोनोमर होता है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है इसका एक मोनोमर, इथाइलिन ग्लाइकोल। और दूसरा मोनोमर क्या होगा इसका, दूसरा मोनोमर होगा इसका टेरेफ्थेलिक एसिड। और आपको फॉर्मूले भी मैं बता चुका हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, HOCH2CH2OH। ये तो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और टेरेफ्थेलिक एसिड क्या होता है, HOC डबल बॉन्ड O, यहां होगा आपके पास क्या, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O OH। ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेरेफ्थेलिक एसिड बोलेंगे। अब इन दोनों पॉलीमर्स मोनोमर्स से मिलाकर के हमें क्या बनाना है, एक पॉलीमर बनाना है, जिस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, डेक्रोन या टेरेलीन बोलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए मैंने क्या किया, इस इथाइलिन ग्लाइकोल के n नंबर्स ले रहा हूं यहां पर, क्या HOCH2CH2OH, ये तो हो गया हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। और प्लस में n नंबर्स में मैं क्या ले रहा हूं, टेरेफ्थेलिक एसिड ले रहा हूं, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं HOC डबल बॉन्ड O, यहां पर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH। देखिए जब मैंने इसको यहां लिया तो मैंने C डबल बॉन्ड O नीचे की तरफ लगाया, यहां मैंने C डबल बॉन्ड O ऊपर लगाया, एक ही बात है, कार्बन पर ऑक्सीजन कनेक्ट होना चाहिए डबल बॉन्ड से, वो आप उसे ऊपर की तरफ शो करो या नीचे की तरफ शो करो, एक ही बात है। राइट स्टूडेंट्स, अब ये दोनों, ये भी मैंने n नंबर्स में लिए और ये भी मैंने n नंबर्स में ली। अब जब इन दोनों का मैं क्या कराऊंगा, पॉलीमराइजेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा, पॉलीमराइजेशन। मैंने इनका क्या कराया, पॉलीमराइजेशन करा दिया। अब जब इनका पॉलीमराइजेशन हुआ तो होगा क्या, यहां से ये H निकलेगा, यहां से ये H निकलेगा, और इधर से OH निकलेगा। मतलब ये H और OH, ये तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे ही ये H इधर वाले ऐसे टेरेफ्थेलिक मॉलिक्यूल के OH को निकाल देगा, ऐसे ही ये OH इधर वाले, इधर क्या होगा फिर, ये वाला इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, उसके साथ क्या करेगा, H को निकाल देगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। सीधा सा यहां से क्या निकलेगा, n नंबर्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। जैसे जैसे सपोज ये भी n नंबर्स है और ये भी n नंबर्स है, तो n नंबर्स में H और n नंबर्स में OH जब यहां से निकलेंगे तो ये स्ट्रेट चेन में कैसे कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए मैं इन दो मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके दिखाता हूं। यहां क्या है, O, फिर यहां CH2, यहां CH2, फिर ये O, और ये H निकल गया तो ये O डायरेक्ट कनेक्ट कहां होगा, इस C से, जिस C पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है, और ये C कनेक्ट है किससे, बेंजीन रिंग से, और ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहां पर ये क्या है,
ये और ये आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ N लगा सकते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा किसी इथाइलिन ग्लाइकोल के O से जुड़ेगा इधर जाकर के, ये वाला हिस्सा किसी टेरेफ्थैलिक एसिड के CO से जुड़ेगा इधर आकर के, और आपको यहां पर एक फंक्शनल, जितने भी जॉइंट्स होंगे हर जॉइंट्स पर एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। इसीलिए इस डेक्रोन को आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीएस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये पॉलीमर बन जाता है ना, तो इनकी जब ये स्ट्रेट चेन आती है तो देखिए यहां भी CO, यहां भी जब ये इधर कनेक्ट होगा किसी टेरेफ्थैलिक एसिड थे तो OCO, यहां भी COO, तो बहुत सारे एस्टर के फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ये क्या होगा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन में कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, पॉलीएस्टर भी या पॉलीएस्टर भी बोल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किया, आपको कैसे पता लगा कि ये कंडेंसेशन है, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, N नंबर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। ऐसे ही किसी किसी के अंदर N नंबर्स में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं, या किसी किसी के अंदर N नंबर्स में HCl भी निकल सकता है। मतलब जब दो मोनोमर्स ऐड होते हैं और ऐड होकर के कोई पॉलीमर बनाते हैं, ये कौन सा पॉलीमर है, ये पॉलीमर है आपका डेक्रोन, जिसे आप क्या बोलते हैं, टेरिलीन भी बोलते हैं, राइट, और पॉलिस्टर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर जब ये पूरा पॉलीमर बनता है तो N नंबर पे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैंने यहां पर दो पॉलीमर्स का एग्जाम्पल आपको अलग से लेके दिखाया है, जैसे एक ऐसा पॉलीमर बना के दिखाया जिसमें सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, और एक ऐसा पॉलीमर बना करके दिखाया जिसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो यहां पर कौन सा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। ये टॉपिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो डेक्रोन है उसके मोनोमर्स बताइए, पहला इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा टेरेफ्थैलिक एसिड, राइट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डेक्रोन को कुछ और भी बोलते हैं, यस, टेरिलीन बोलते हैं, और कोई नाम है, यस, पॉलिस्टर भी बोलते हैं। अब पॉलिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका जब वो पॉलीमर बनता है ना तो उसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब इसमें कौन सा पॉलीमराइजेशन होता है बनाने के लिए, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। क्यों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि जब दो मोनोमर्स इसके मिलते हैं तो N नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको यहां इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा, एक क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो डिपेंड करता है नेचर पर, बट उससे पहले मैंने आपको इस यूनिट का बेसिक फंडा समझाया यहां पर, जो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ध्यान से आपने ये लेक्चर देखा है और बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी तरह से पूरी यूनिट करनी है आपने, क्योंकि पूरी यूनिट का बेस मैं आपको 20 इंपोर्टेंट पॉलीमर्स के जो मोनोमर्स मैंने बताए वो पूरा का पूरा यूनिट का बेस था। वो मोनोमर्स जब आपको याद हो जाएंगे तो आप इसी तरीके से आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है या एडिशन पॉलीमराइजेशन करना है, और आप इजीली किसी भी पॉलीमर को बना सकते हैं और बता सकते हैं कि उसके मोनोमर्स क्या है और उसके अंदर कौन सा पॉलीमराइजेशन हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको यहां तक का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन पर, जो कि हमारा मेन पार्ट है इस क्लास का, इस लेक्चर का मेन पार्ट क्लासिफिकेशन ही था, बट मैंने आपको इस चैप्टर का बेस समझाने के लिए ये दो एग्जांपल्स दिए, पॉलीमर्स बनाए, मोनोमर्स भी बताया, और उसमें एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बताया, क्योंकि ये 20 पॉलीमर्स क्लासिफाई होते हैं पॉलीमराइजेशन मोड पर भी, राइट। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो मैंने दो पॉलीमराइजेशन कराए, जो 20 पॉलीमर्स मैंने आपको बताए थे, उन 20 पॉलीमर्स को मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बिहाफ पर भी क्लासिफाई करते हैं। मतलब कौन सा पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है और कौन सा
कंडेंसेशन के थ्रू बनता है। उसकी डीप डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप इस लेक्चर को देखने के बाद 20 पॉलीमर्स के मोनोमर्स को ध्यान से देखिए और देखने के बाद उन मोनोमर्स से पॉलीमर बना करके देखिए, ताकि आपको पता लग जाए कि वो कौन से मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। वो एडिशन पॉलीमराइजेशन मोड ऑफ को फॉलो कर रहे हैं या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के मोड को फॉलो कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं पहला क्लासिफिकेशन, सबसे पहला। और ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स मतलब जितने भी ये पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमर्स कौन कौन से सोर्स से मिलते हैं, उन सोर्स के बिहाफ पर हम इन पॉलीमर्स को क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो देखिए। सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल पॉलीमर्स। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, अगर मैं सिंथेटिक से पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और थर्ड में बात कर लेता हूं सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए, जैसा कि मैंने इनको तीनों का नाम दिया आपको, तो नाम से आप ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसा पॉलीमर जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। मतलब जो पॉलीमर हमें सीधा नेचर से ही मिल रहा है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। और कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनका कच्चा रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, बट उसमें कुछ केमिकल्स ऐड करने के बाद हम उसे फाइनल पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं अपने कंफर्ट और अपने यूज के लिए। वो आधा नेचर से मिला और आधा हमने बनाया केमिकल ऐड करके, तो क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और बहुत से ऐसे पॉलीमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल से ही बनते हैं। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, कौन सा, एक नहीं 2 एग्जांपल दिए। एक पॉलीथीन का दिया। इथीन क्या है, केमिकल ही तो है, हमारी लेबोरेटरी में ही तो बना है इथीन, नेचर से थोड़ा मिलता है इथीन। इथीन हम बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शंस के थ्रू, और उस इथीन से हमें क्या मिला, पॉलीथीन। तो ये क्या हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर। ऐसे ही हमने डेक्रोन बनाया, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड, दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है ना, लेबोरेटरी से मिलते हैं ना, दोनों को यूज करके हमने क्या बनाया, पॉलिस्टर बनाया। पॉलिस्टर हम ही ने बनाया ना, मैन मेड है ना, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। राइट स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, नेचुरल पॉलीमर में दोज पॉलीमर्स which are found in plants and animals और नेचर भी लिख सकते हैं आप। उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स बोलेंगे। और नेचुरल पॉलीमर के अंदर कौन से पॉलीमर्स आते हैं, वो आते हैं आपके, मैं यहां एग्जांपल बता देता हूं, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन एंड रबर एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके नेचुरल पॉलीमर्स हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरी वर्डिंग को ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम सोर्स के बिहाफ पर, और सोर्स का मतलब है वो पॉलीमर हमें जहां से मिल रहा है, जो उसका सोर्स है, उसके बिहाफ पर। मैंने आपको बोला कि कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से मिल जाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। और नेचर क्या है हमारा, एनिमल्स और प्लांट्स से डायरेक्ट अगर हमें मिल रहे हैं तो वो क्या है, हमारा नेचर ही है। तो देखिए, दोज पॉलीमर्स
विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और नेचर के अंदर फाउंड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं, राइट। अब उन नेचुरल पॉलीमर्स में प्रोटीन्स तो आपको पता है, सेल्यूलोज भी आपने किया है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, स्टार्च भी आपने किया है, रेजिन्स भी मैंने आपको बताया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन वो भी एक पॉलीमर है, और रबर भी एक पॉलीमर है। आपने आइसोप्रीन किया, कौन सा? पॉली आइसोप्रीन, जो नेचुरल रबर है, वो भी किससे मिलता है? हमें नेचर से मिलता है। तो ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट, नेचुरल पॉलीमर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब कुछ पार्ट हमें उनका नेचर से मिलता है और कुछ हम उसके अंदर केमिकल ऐड करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हाफ पार्ट नेचर से मिला, नेचर से कौन सा मिला? सेल्यूलोज, और हाफ पार्ट हमने ऐड कर दिया, मतलब मैं बोलूं सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। क्या बोलूं? सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं? दो तरह के सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स होते हैं। एक होता है सेल्यूलोज एसीटेट, एक होता है सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम रेयॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयॉन। रेयॉन का कपड़ा यूज करते हैं ना आप, ये सेल्यूलोज एसीटेट से मिलकर के बना होता है। और एक होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। क्या होता है? सेल्यूलोज नाइट्रेट। इनमें से सेल्यूलोज तो मिला नेचर से और एसीटेट हमने ऐड किया, क्या हो गया? सेमी सिंथेटिक। ऐसे ही सेल्यूलोज मिला नेचर से और नाइट्रेट हमने ऐड कर दिया, क्या हो गया? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया। इसी को हमने यूज के हिसाब पर अलग अलग कैटेगरी में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। मतलब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का सीधा सा मतलब है कि हाफ पार्ट हमें नेचर से मिल रहा है और हाफ पार्ट हम उसमें केमिकल ऐड करके बना रहे हैं अपने यूज के लिए। जैसे सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स हमने बनाए, और एक एग्जांपल जैसे हमने डेक्रोन भी बना दिया, वो तो क्या है? पूरा का पूरा मैन मेड ही है ना, वो हमने केमिकल से बनाया। इसमें हमने क्या किया? सेल्यूलोज में कुछ केमिकल ऐड करके, मतलब हाफ सेल्यूलोज नेचर से मिला और हाफ हमने केमिकल ऐड किया, तो क्या हो गया? सेमी का मतलब हाफ होता है, हाफ। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोल रहे हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं सीधा सीधा किसकी? सिंथेटिक पॉलीमर्स की, जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अब यूज हो रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, बहुत ध्यान से। और सिंथेटिक पॉलीमर्स का यूज भी ज्यादा हो रहा है हमारे पास। सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये पहला क्लासिफिकेशन है जो सोर्स पर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक पॉलीमर में ए वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स है हमारे पास, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक में कौन सा प्लास्टिक? प्लास्टिक में पॉलीथीन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पॉलीथीन। और पॉलीथीन का मोनोमर क्या है हमारे पास? पॉलीथीन का मोनोमर है हमारे पास इथीन। क्या है? इथीन। और ये इथीन क्या है? लैब से मिलता है, लेबोरेटरी से, नेचर से कुछ नहीं मिलता है। दूसरा अगर मैं बात करूं सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। और ये सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको कराया नायलॉन 66, एग्जांपल है इसका नायलॉन 66, ये सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल है। और सिंथेटिक रबर्स भी होती हैं कुछ। क्या होती हैं? सिंथेटिक रबर्स। और सिंथेटिक रबर में कौन सी रबर आती है? ब्यूना एस, या आप ब्यूना एन भी ले सकते हैं। ये सब के सब सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाते हैं।
ठीक है, ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं। दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स। क्या है ये? मैन मेड पॉलीमर्स हैं ये। और ये मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज होते हैं डेली लाइफ के अंदर। पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्री। किसके अंदर यूज होते हैं? डेली लाइफ के अंदर भी यूज होते हैं और इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इससे पहला वाला 20 जो पॉलीमर्स विद मोनोमर्स मैंने बताए थे ना, उसी की इंपॉर्टेंस के बराबर इंपॉर्टेंस रखता है ये आपका लेक्चर। क्योंकि यहां से बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे नीट, जेईई मेंस, एडवांस या सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। जैसे मोनोमर को डिफाइन कीजिए, तो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी पॉलीमर की क्या कहलाती है? मोनोमर कहलाती है। पॉलीमर क्या होता है? जब रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऐड हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो वो क्या बना देती हैं? एक बिग मॉलिक्यूल बना देती है, मैक्रो मॉलिक्यूल बना देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है, एडिशन और कंडेंसेशन। वो भी क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है इसका? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। उसका मैंने एक एग्जांपल आज ही आपको समझा दिया है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कुछ पॉलीमर्स एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं, कुछ कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। और दूसरा पार्ट मैंने आपको इसका बनाया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, जिसमें कुछ पॉलीमर हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। राइट? एग्जांपल्स आपको पता है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स, रबर। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आधा पार्ट हमें नेचर से मिलता है और आधा हमें केमिकल्स के थ्रू उन्हें क्या करना पड़ता है? रीफॉर्म करना पड़ता है। जैसे सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स, सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट। वेरी गुड। और लास्ट हमारा है सिंथेटिक पॉलीमर्स, जो टोटली मैन मेड पॉलीमर्स है और एक्सटेंसिवली यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी, जिनके मैंने एग्जांपल दिए कैसे कैसे यूज होते हैं। प्लास्टिक की फॉर्म में हम पॉलीथीन को यूज करते हैं जिसका मोनोमर इथीन है। सिंथेटिक फाइबर्स की फॉर्म में हम नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6 को, इन पॉलीमर्स को हम यूज करते हैं। और सिंथेटिक रबर की फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं? ब्यूना S हो गया, ब्यूना N हो गया, नियोप्रीन हो गया। ये सब के सब किससे बनते हैं? सिंथेटिक है, ये मैन मेड है, केमिकल्स से बनते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे आप और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। बट आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गुड लक।